सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुलगाम के अखल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता खबर है, जिसको लेकर हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में लगातार कई दिनों से एक के बाद एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुलगांव में 3 आतंकियों को अब तक निपटाया जा चुका है। वहीं चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों के एक बैच की घुसपैठ करवाने की फिराक में है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हाई अलर्ट पर हैं और आतंकियों की घुसपैठ न हो उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ एंटी टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो अंजाम में आए हैं, जिसमें कई टॉप कमांडर्स जो हैं आतंकवादी संगठनों के वो ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें पहलगाम में शामिल आतंकवादी भी शामिल हैं। ऐसे में आईएसए और पाकिस्तान में एक बौखलाहट है और कोशिश उनकी तरफ से ये है कि नई खेप जो आतंकवादियों की, जो कि आतंकी कैंपों में इसी वेट में है कि कब उनको घुसपैठ करवाई जाए, कब वो वहां से घुसपैठ करके इस तरफ आके जो है यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करे। लेकिन उनकी हर एक कोशिश को विफल बना रही है बीएसएफ के हमारे जो जवान हैं, जो यहाँ पे दिन रात डटे हुए हैं। इस वक्त जो सर्वेलेंस है, लगातार पेट्रोलिंग है, वो बॉर्डर पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनपुट्स इस तरह के भी हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे ट्रेंड जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इसी कोशिश में हैं कि कब उनको मौका मिले और वो घुसपैठ करके इस तरफ आ सके। लेकिन अब तक उनकी जितनी भी कोशिशें हुई हैं उन सबको नाकाम बनाया गया है। आपको ज्ञात होगा, चाहे वो कुलगाम की बात हो, चाहे वो डाचीगाम की बात हो, चाहे वो पुंछ की बात हो, लगातार जो है आतंकवादियों का सफाया इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है। सेना बीएसएफ चुन चुन के जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो टॉप आतंकवादी जो कमांडर हैं उनको ढेर कर रही है और यही कहीं ना कहीं बात बौखलाहट की वजह बन चुकी है पाकिस्तान और आईएसए के लिए। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाई जाए, लेकिन अब सेना ने और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्होंने ठान लिया है कि अब आतंकवाद की कमर तोड़ी जाएगी और इस तरह से तोड़ी जाएगी कि वापस जो है आतंकवाद अपना सिर ना उठा सके। और यही बात को यकीनी बनाने के लिए बीएसएफ के जो जवान हैं, ये जाबाज जो हैं, दिन रात यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि हमेशा से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, वो इस मौके का फायदा ना उठाए। और इस वक्त जो है लगातार जो जम्मू कश्मीर से सफाई हो रही है, आतंकवादियों की लगातार ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसी को देखते हुए नई खेप, नए आतंकवादी यहाँ पे ना आ सके, क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट अब आतंकवादियों की लगभग समाप्त हो चुकी है और जो बचे कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ मौजूद हैं उनका सफाया करने में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हो रहा है। यहाँ बीएसएफ पहली फर्स्ट डिफेंस ऑफ जो हमारी जो लाइन है डिफेंस की, उसको संभाले हुए है। वहीं सेना भीतर जाके जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो हाइड आउट बना के छुपे हुए हैं पहाड़ी इलाकों में और यहाँ जंगलाती इलाकों में, उनको ढूंढ के चुन चुन के जो है उनका सफाया कर रही है। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये साफ दिखाता है कि अब ऑपरेशन जो ऑल आउट है एक तरह से आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हो चुका है और कोशिश और मंशा यही है, जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री जम्मू कश्मीर बनाना है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे महिला जवानों ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि वो जानती हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं अब एक के बाद एक उनका सफाया सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। यानी कि मैदानी इलाकों पे भी बाज जैसी निगाह ये महिला जवान बनाए हुए हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि ये जानती हैं पाकिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने मुंह की खाई है हाल ही में जब स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो वापस एक्टिव कर दिए गए हैं और इसीलिए ये महिला जवान दिन रात 24 घंटे 7 दिन जो है इस तरह की चौकसी बनाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत में कामयाब ना हो। इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां मैं मौजूद हूं, फेंसिंग के पास पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। शाम के वक्त और सुबह के वक्त चाहे 24 घंटे ये पेट्रोलिंग जो है ये की जा रही है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स है पाकिस्तान नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। उसी हरकत को विफल बनाने के लिए महिला जवानों ने अब मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ
यही महिला शक्ति है जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उनको नाको चने चबवा दिए थे। और आज भी ये महिला शक्ति कहीं न कहीं साफ संदेश देती है, आप बाज आ जाओ, नहीं आओगे तो इनको ठीक करना आता है दुश्मन को। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त आतंकवादियों को चुन चुन के निपटाने में लगी हुई हैं और ऐसे में अब पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कई टॉप कमांडर जो आतंकवादी संगठनों के हैं, चाहे वो जैश के हैं, चाहे वो लश्कर के हैं, उनके आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिससे बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान में आ सकती है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को भेजता है वो पाकिस्तानी हैं। इस वक्त लोकल रिक्रूटमेंट लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो अपने लोकल गाइड की मदद से हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ घुसपैठ करते हैं रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना की मदद से। उसके बाद लोकल गाइड की मदद से वो पहाड़ी इलाकों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनकी ये कोशिशें जो है वो काफ़ी नाकाम बनाई गई हैं और मुश्किल भी उनके लिए हो चुका है इस वक्त घुसपैठ करना, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरह से BSF जवानों ने अपनी चौकसी बढ़ाई है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ एंटी टेरर ऑपरेशन हुए हैं और टॉप जो कमांडर्स हैं, आतंकवादी हैं, उनको ढेर किया गया है एक के बाद एक। चाहे वो पहलगाम के जो आतंकवादी थे उनको ढेर किया गया, उसके बाद कुलगाम में, उसके बाद पुंछ में लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान की चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से कोशिश हो घुसपैठ करवाने की, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हो, सभी कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। वो उसके पीछे ये अलर्टनेस है, ये जज्बा है, ये हमारे जो बाज चाहे BSF के जवान हैं, जो IB पे हैं, जो सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, दिन रात जो है वो अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे मैं मौजूद हूँ, यही पोस्ट है, यही बिंदु है वो जहां से दुश्मन पे पहली निगाह रखी जाती है, उसकी हर एक चाल को जो है एनालाइज किया जाता है और तुरंत जो है उसकी रिपोर्ट दी जाती है। ये जाबाज सिपाही जानते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत होती है, वो हरकत किस लिए की गई है, क्या मंशा उसके पीछे है, ये जब सब जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं यहाँ से, और पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई हरकत होती है तो उसको इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं साथ में दूरबीन है और जो जवान है उनकी जो उंगली है वो ट्रिगर पर रहती है हमेशा। जो LMG है, लाइट वेट जो गन मशीन होती है उस पे, और आप देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे जो बिल्कुल फॉरवर्ड पे होती है वहाँ हर एक इंतज़ाम होता है जवान के पास, और जवान जो है यहाँ से हर एक निगाह पे अपनी पैनी निगाह बना सकता है। और ये जवान जो हैं इसलिए भी इस वक्त जो चौकसी जो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस यूँ तो समूचे साल ही चाहे कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब अलर्टनेस में कोई ढील होती है, लेकिन इस वक्त जबकि ऐसे इनपुट्स हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं, एलिमिनेट किए गए हैं, पाकिस्तान नई खेप भेजने की कोशिश कर सकता है, तो ये चौकसी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट, जम्मू। और सांबा के बल्थ गांव में रविवार सुबह तोप के 3 गोले बरामद होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फिर मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने तीनों गोलों को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। ये बहुत शक्तिशाली गोले थे जो देखने में पुराने लग रहे थे, जिन्हें सुरक्षित इलाके में ले जाकर डिफ्यूज किया गया। और बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद अब तक 21 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। चुग ने कहा कि जो भी भारत के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर भी आरोप लगाया और अनुच्छेद 370 को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तरुण चुग ने कहा कि 370 के खात्मे का दिन 5 अगस्त गौरव और लोगों को अधिकार देने का दिन है। जम्मू कश्मीर में लगातार इनकाउंटर्स का दौर जारी है और मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी तरुण चुग जी। जिस तरीके से इनकाउंटर्स पहलगाम में के जो दहशतगर्द थे उनको मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद से देखा जा रहा है इस हमले के होने के बाद और लगातार चुनौतियां जो सुरक्षा को लेकर बढ़ रही हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको मारा भी जा रहा है। पहलगाम के बाद अब तक लगभग 21 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आतंक व आतंकवादियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रमाण है। अब भारत की नीति साफ है। भारत के खिलाफ जो आंख उठाएगा, हथियार उठाएगा,
हमारे नागरिकों की निर्मम हत्या करेगा तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। पहाड़ से लेकर जंगल तक, आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा। इन 21 में से अधिकतर आतंकी पाकिस्तान के थे। लेकिन अभी देखें तो देवसर के जो फॉरेस्ट हैं उसमें भी ऑपरेशन चल रहा है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऐसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं, वो चाहे जंगल में छुपे या पहाड़ पर जाएं। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को बेनकाब किया जा रहा है और ध्वस्त किया जा रहा है। टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से एब्रोगेशन 370 को लेकर 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से बयान जो है वो आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हो वो कह रही हैं हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हमने कभी माना नहीं, हम तो इसको काला दिवस मानते हैं। मोदी युग ने भारत ने स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का भी स्पष्ट संदेश है, आतंकवादी देश के दुश्मन हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का नया सुरक्षा संकेत है, ये नए भारत का सुरक्षा संकेत है। आतंकवादी देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रही बात धारा 370 की, ये दोनों पार्टियां केवल व केवल इसमें राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए पॉलिटिक्स कर रही है। और जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने अपने क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कर्रा ने कहा कि हमारी रियासत हमारा हक अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहीं कर्रा ने 5 अगस्त को काला दिवस और 9 से 20 अगस्त तक राज्य भर में उपवास की घोषणा की है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस संघर्ष में साथ आएं, लेकिन इसे राजनीतिक रंग ना दें। इस वक्त हमारे साथ जेकेपीसीसी के अध्यक्ष और एमएलए सेंट्रल शालटेन तारिक हमीद कर्रा जुड़े, मजीद बात कर रहे हैं। कर्रा साहब, आपका इस वक्त दौरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लोगों से 1-to-1 बात हो रही है, क्या कुछ बाहर आ रहा है? देखिए, जैसा आप जानते हैं इस वक्त हम खसूसी तौर हमारी रियासत, हमारा हक जो है वो जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले 6 महीने तमाम अजला में दिए और फिर श्रीनगर चलो की कॉल दी, जम्मू चलो की कॉल दी, दिल्ली चलो की कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि वो कॉल्स कैसी थी। उसके बाद में मैंने एक नया कैलेंडर जो इशू किया है, जिसके तहत आउटरीच प्रोग्राम है 1st to 4th। आज जो हम यहाँ आए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हम उसी आउटरीच प्रोग्राम के तहत आए हैं और हमने यहाँ पे अपने लोगों के सामने सारी बातें रखी, तहरीक के बारे में बात रखी और इनसे इनकी ओपिनियन पूछी कि ये लोग कब तक और किस तरीके से इसके साथ चलने को राजी हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला और ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी रियासत, हमारा हक, ये आज एक हाउस होल्ड नेम बन गया है और ये हाउस होल्ड नेम बनने में ही एक तहरीक लोगों में पैदा होती है कि हमें अपने हकूक, जायज़ हकूक लेने के लिए कमर बस्ता होना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है बनते हुए। तो हम इसके बाद में जो हमारा 5th को प्रोग्राम है, वो जो हमारे इख्तियारात, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद जिसके साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे हकूक जिसके साथ खिलवाड़ किया गया 5 अगस्त 2019 को, वो 6 साल हो जाएंगे उसको। तो हम उसके ऊपर भी वावेला करने के वास्ते प्रोग्राम रख रहे हैं और उसके साथ साथ अपने हकूक की डिमांड भी रख रहे हैं कि हमें हमारा स्टेटहुड वापस मिले। अब के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जेकेपीसीसी के, ये सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारी रियासत, हमारा हक के साथ। 5 तारीख को करने के बाद में जो हमने प्रोग्राम दिया है, और ये जो है ये 5 तारीख वाला, ये जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में होगा।
20 अजला में एट अ टाइम होगा, और यहाँ श्रीनगर में मरकजियत होने की वजह से और जम्मू में भी मरकजियत होने की वजह से। और 9 तारीख को हमने इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए हमने 9 तारीख को जो प्रोग्राम रखा हुआ है, उसमें भी हमने यहां से बात की, या इन लोगों में बात की, जो हमने डिक्लेयर किया है 9 तारीख से 21 तारीख तक कि हम अपने हकूक को हासिल करने के वास्ते हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम चेन भूख हड़ताल करेंगे। तो वो भी तमाम अजला में होगा। फर्क इतना होगा कि तमाम जम्मू सूबे के जितने भी जिले हैं, हमारे लोग वहां से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर में भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और अगले रोज अगला जिला आएगा, ताकि सॉलिडेरिटी तमाम जिले जो हैं इस चीज के साथ दिखाएं कि हम जम्मू कश्मीर के हकूक के हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और हम फिर से दावत देते हैं सबको। हमने जो आउटरीच प्रोग्राम किया जम्मू में, श्रीनगर में, अभी कल हमारा एक और आउटरीच प्रोग्राम है, जहां हम यूनियंस जो हैं, ट्रेड यूनियंस जो हैं, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक रखने वाले, फ्रूट से ताल्लुक रखने वाले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उन लोगों से भी हमने अपील किया, और उनके साथ हमारा कल भी प्रोग्राम है। जम्मू में भी हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बात हुई कि वो लोग भी बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी इस जद्दोजहद के में शामिल हो जाएं, और साथ साथ हम हर उस शख्स को जो इस चीज का एहसास जिसको है कि हमारी शिनाख्त को वापस लाने के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं। अगर कोई लोग ये समझते हैं कि हम कहीं पीछे ना रहें, हम उनसे ये कहते हैं आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन ये 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये उनके इस वक्त की प्रेजेंट पोजीशन जो है उसमें से बाहर निकलने का सवाल है। इसमें कोई ईगो का मसला नहीं है। आप आइए, आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन इसको सियासत के नजर मत करिए। ये हमारे लोगों के साथ में कहीं नाइंसाफी ना हो, क्योंकि मसला हमारा जो है वो दिल्ली के साथ है, और इसमें हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। यही हमारी लोगों से अपील है। तो आपने सुना जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा को, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दिया है दबे अल्फाजों में, जो इनकी इस वक्त एनसी जो इनके साथ में कहा कि इसमें ईगो का मसला नहीं है, स्टेटहुड की लड़ाई जो है 140 देशवासियों की है, और कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी को भी ये लग रहा है कि हम क्रेडिट ले रहे हैं तो हम पीछे रहेंगे, लेकिन स्टेटहुड को लेके वो आगे बढ़े। लेकिन जो मुद्दा है वो स्टेटहुड का है, और वो जल्द से जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 5 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा, जहां पर तमाम डिस्ट्रिक्ट से, आप बात कर ले जम्मू या कश्मीर की, इन तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट से एक एक करके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और अपनी सॉलिडेरिटी दिखाएंगे। और उसके बाद 9 तारीख से जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा का ये कहना है कि अनशन पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक। और इसमें उन 11 दिनों में लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट से एक एक करके लोग श्रीनगर आया करेंगे, और वो जिस तरह से अपनी सॉलिडेरिटी है भूख हड़ताल के जरिए आर्टिकल को लेके या स्टेटहुड को लेके वो सामने पेश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खराब मौसम की वजह से एक हफ्ते पहले खत्म हुई अमरनाथ यात्रा, इस बार 4,14,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जारी, राजौरी पहुंचा 7वां जत्था, 458 यात्री जत्थे में शामिल। उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली से आए हैं तीर्थयात्री। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट, सेना के एक अधिकारी पर लगा मारपीट का आरोप, अतिरिक्त कैबिन बैग के लिए शुल्क पर हुआ था विवाद। सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय चंबा दौरा रद्द, मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द, सीएम को मिंजर मेले का करना था समाप्त।
और बीजेपी राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग अब घोटालों के लिए वोट नहीं देना चाहते। खटाना ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाकर कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। खटाना ने कहा कि आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है और हमारी पुलिस बेहद प्रोफेशनल है। इस दौरान उन्होंने महादेव ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ड्रोन के जरिए आतंकियों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। वहीं मालेगांव केस में योगी और मोदी के नाम घसीटने पर खटाना ने कांग्रेस पर सत्ता बनाए रखने के लिए मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जब हारने के संदेश आ जाए ना, तो इस तरह की फड़फड़ाहट रहती है। आप एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन पे इतना बड़े इल्जाम लगा रहे हो। अब लोग आपसे कुछ नया चाहते हैं। अब लोग बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं। लोग वोट देश को बड़ी ताकत बनने के लिए चाहते हैं। लोग घोटालों के लिए वोट नहीं देना चाहते। नहीं, आरोप लगाने से क्या है? कुछ सबूत है तो सामने लाए। कुछ मैटर सब जुडिस हैं, जैसे बिहार का है वो सब जुडिस है, तो सबूत है तो कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में दे। दूसरा कोई नई बात है तो उसको भी आपके पास इतना बड़ा इंडिपेंडेंट अदारा प्रेस है, आपके पास कोई सबूत है तो लोगों को बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, उनको बताइए कि आपने ये गलत किया है। रूल ऑफ लॉ है यहाँ देश में। और सोपोर के आदिपुरा में हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत कांग्रेस ने एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हाजी अब्दुल रशीद डार, पूर्व मंत्री गुलाम अहमद सरूरी, जिलाध्यक्ष मीर इकबाल अहमद और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली, जनता के संवैधानिक अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि अभियान जनता की आवाज है और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की भावनाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। 3 बार के विधायक रहे कफील उर रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी में शामिल हो गए हैं। खुद महबूबा मुफ्ती ने कफील को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। महबूबा ने कहा कि अब हर किसी का जो भरोसा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उठ चुका है, क्योंकि एनसी लोगों से जो वादे करके आई थी वो पूरे नहीं कर रही है। एनसी और सीएम उमर को कश्मीर के लोगों और जेल में बंद युवाओं की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। वहीं पीडीपी ज्वाइन करने के बाद कफील उर रहमान ने भी एनसी और सीएम उमर पर हमला बोला। कफील साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ, अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जिस तरह वो इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ पॉलिसी एक अपनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें तब्दीली होगी और इसमें कफील साहब जो है जैसे लोग जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर। कुछ इख्तलाफात हमारे बढ़े, काफी सारी सूरतें जो यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपसे। तो उन्होंने भी ये महसूस किया कि इस शख्स के साथ रहना शायद मेरी जो आज़ाद ख्याली है, आज़ाद तबीयत है, वो उसके मुनाफी है। इख्तलाफ बढ़े, वहां तक पहुंचे कि जहां 7-8 महीने पहले ही उन्होंने वहां पे कह दिया कि आज के बाद इनके लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। जलसे में कहा।
जब वो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये क्या दरवाजे हैं, वो उन लोगों के बारे में सोचें जो उस दरवाजे पे बैठे हैं। हम तो वो लोग हैं जो अल्लाह के दरवाजा रहमत के तलबगार हैं, जो हमेशा खुला रहता है। ये मुख्तसर दरवाजे होते हैं जो कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं। तो मैंने उसी दिन से उस पार्टी को अलविदा कहा। मैं उस पार्टी में नहीं हूं। खुद उन्होंने मुझे उसकी मेंबरशिप से क्या कर दिया है, निकाल। और वहीं महबूबा मुफ्ती के आरोपों और कफील उल रहमान के पीडीपी ज्वाइन करने पर एनसी नेता तनवीर सादिक ने कहा है कि एक बार महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा था कि अब सारा कचरा बाहर आ रहा है और ऐसे में अगर महबूबा उस कचरे को वापस ले रही है तो उनके लिए अच्छा है। वहीं सीएम उमर पर महबूबा के हमले पर सादिक ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन को जो नुकसान हुआ है उसे दुरुस्त करने के लिए सीएम खुद आगे आए और अलग अलग राज्यों का दौरा करके पर्यटकों से जम्मू कश्मीर आने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कश्मीर के लोगों की चिंता है। महबूबा जी ने कहा था कि मैं खुश हूं कि सब गार्बेज बाहर आ रहा है, अब वो वापस ले रही हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब हर किसी जगह जा रहे हैं और एक ही मेन मकसद है कि जो नुकसान 22 अप्रैल के बाद हुआ उस नुकसान की हम भरपाई कर सके। अगर आप देखेंगे उमर साहब बहुत सारे, चाहे वो वेस्ट बंगाल था, गुजरात है या इसके बाद बाकी भी स्टेट्स हैं, उसमें जाएंगे, मुंबई है। इसके बाद कोशिश यही है कि जो टूरिज्म जो यहाँ है वो वापस रिवाइव हो जाए, जो हमारे जो लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स है उसका थोड़ा सा इजाला हो जाए, वही हमारी कोशिश है। और पूर्व मंत्री और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर अनुच्छेद 370 और 35A को संसद में उठाने में चुप्पी साधने का सवाल उठाया है। वकील ने कहा कि अगर कांग्रेस सचमुच जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है तो उसे इस मुद्दे पर स्पष्टता दिखानी चाहिए। साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी आरोप लगाया कि वो सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को छोड़ चुकी है। वहीं उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता दोहराई कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और पुंछ हवेली से विधायक एजाज अहमद जान ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें जम्मू पुलिस की गोलीबारी में मारे गए परवेज अहमद की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही विधायक ने पुंछ हवेली क्षेत्र में 24 नई सड़कों को मंजूरी और मंडी तहसील में डिग्री कॉलेज के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के दौरे का भी जिक्र किया, जिसमें कई पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। जो जम्मू के अंदर प्रवेश की जिस तरीके से उसको मारा गया, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में बनता है। और खास करके जम्मू के अंदर जो हमारे मुस्लिम गुज्जर कम्युनिटी के लोग जिनको एज ए सॉफ्ट टारगेट यूज करके हमेशा जो किया जाता है, सिविल यूनिफॉर्म में जाके उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। और अफसोस ये है कि बड़े बड़े लीडर जो बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी उस बेकसूर बच्चे के लिए आवाज नहीं उठाते, बोलते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के हादसे नहीं होने चाहिए और पुलिस के अंदर सिविल यूनिफॉर्म में जो वेपन लेके घूमते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी लगाम लगानी चाहिए और उस पर जो है कड़ी कार्रवाई। और जम्मू में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से रतनुचक क्षेत्र में एक दिवसीय वर्कर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मनजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का उद्देश्य जन सरोकारों पर आधारित राजनीति करना है और आम जनता की आवाज को बुलंद करना है। कि विशाल जी जैसे एक्टिव साथी, इन्होंने मेहनत करके 2 दिन में ही इस गर्मी के बावजूद भारी संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं और मास ज्वाइनिंग हुई है। लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने आज पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है, ये लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाई। और दूसरी तरफ से केंद्र सरकार, जिन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, वो पूरा नहीं कर पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था पहले 6 महीने में 1 लाख नौकरी निकालेंगे। आज हमारे अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे बच्चे दरबदर हो रहे हैं, आज डेली वेजर दरबदर हो रहे हैं, आज पानी पीने का नहीं है, बिजली के महंगे बिल आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल लेबर को जो है वो काम नहीं मिल रहा। इन सब बातों को लेके आज लोग जो हैं वो उन पार्टियों से तंग होके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और कांग्रेस पार्षद
स्मानला नूरबो और पूर्व कार्यकारी पार्षद गुरमेज दोरजो ने स्कियांगचू थांग क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए। स्मानला नूरबो ने निर्माण स्थल की तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया है कि गतिविधियां स्थानीय जनता को भरोसे में लिए बिना हो रही हैं। ये इलाका मेगा सोलर प्रोजेक्ट के प्रस्तावों को लेकर पहले ही चर्चा में रहा। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। कांग्रेस नेताओं ने पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रशासन से जवाब मांगा और जनता की भागीदारी पर जोर दिया। हमारे लद्दाख से सबसे प्रसिद्ध एक अगर कोई पर्सनालिटी है तो वो है सोनम वांगचुक जी, जो लद्दाख के लोगों के लिए हर हफ्ते एक अपनी मन की बात सुनाते हैं, जिसमें वो अपनी चिंता जताते हैं कि लद्दाख के साथ क्या हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में बताते हैं। तो पिछले हफ्ते की उनके वीडियो में उन्होंने LHDC ले काउंसिल के ऊपर एक उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर काउंसिल के पास लैंड का पावर है, अगर काउंसिल के पास अभी भी डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर काउंसिल को अभी भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज्जत देती है और काउंसिल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर काउंसिल ये जवाब दें कि स्कियांगचू पे ये बिल्डिंग क्या बन रही है जो इतने बड़े स्केल पे बन रही है। अगर आप ये पिलर देखेंगे तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं, एक कोई भी लेमैन अंदाजा लगा सकता है कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप सेना के अधिकारी पर लगा है। घटना 26 जुलाई की है, जब ये झगड़ा स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 386 की बोर्डिंग से ठीक पहले गेट नंबर 2 पर हुआ। सेना के अधिकारी कथित तौर पर 16 किलो के 2 हैंडबैग्स लेकर यात्रा कर रहे थे, जबकि नियम के अनुसार केवल 7 किलो तक ही अनुमति होती है। जब एयरलाइन स्टाफ ने उनसे अतिरिक्त वजन के लिए शुल्क अदा करने को कहा तो यात्री ने इनकार कर दिया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरदस्ती एरो ब्रिज में प्रवेश कर गया, जो विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके बाद सेना के अधिकारी को एक CISF अधिकारी द्वारा वापस गेट तक ले जाया गया। गेट पर यात्री का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया और उसने स्पाइसजेट के 4 ग्राउंड स्टाफ सदस्यों पर बुरी तरीके से हमला कर दिया। इस हमले में स्पाइसजेट के कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री को नो फ्लाइंग सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पाइसजेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी और यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध किया। एयरलाइन ने हवाई अड्डा अधिकारियों से घटना का CCTV फुटेज हासिल करके पुलिस को सौंप दिया है। स्पाइसजेट की घटना पर सेना ने भी संज्ञान लिया। और मामले को लेकर PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस आर्मी अफसर की हिम्मत कैसे हुई कि उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पर कश्मीरी कर्मचारियों पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि उसने अतिरिक्त केबिन सामान लेने से मना कर दिया था। उसके इस राक्षस के गुस्से ने एक पीड़ित की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस मामले में इल्तिजा ने त्वरित कार्रवाई की मांग की है। एनसी की अतिरिक्त राज्य प्रवक्ता सारा हयात शाह ने स्पाइसजेट स्टाफ से मारपीट मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि गुंडागर्दी है। ये घटना श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुई है, जहां एक सेना के अधिकारी को स्पाइसजेट के कर्मचारी पर बेरहमी से हमला करते देखा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बेहद निंदनीय है घटना और शर्मनाक भी। अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और रुकें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंकज जी को बीमारी। कुलगाम के अखाल इलाके में लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी एंटी टेरर ऑपरेशन। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात। सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकियों के एक बैच की घुसपैठ करवाने की फिराक में पाकिस्तान। आतंकवाद को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। पहलगाम हमले के बाद अब तक 21 आतंकी मारे गए। और वहीं किश्तवाड़ में गर्भवती महिला को जिला अस्पताल से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे प्रसव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए किश्तवाड़ के उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान को निलंबित कर दिया गया और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर युद्धवीर सिंह से अस्पताल द्वारा कोई कार्रवाई न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
आधिकारिक आदेश में कहा गया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और 102 एम्बुलेंस सेवा को बार बार किए गए कॉल को नजरअंदाज किया गया। अब इस मामले पर पीडीपी के शेख नासिर हुसैन ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर निशाना साधा, जबकि बीजेपी प्रवक्ता फारूक अहमद देव ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 महीनों में किसी भी वरिष्ठ नेता ने किश्तवाड़ या डोडा का दौरा नहीं किया है। इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इम्तियाज अहमद जरगर ने दावा किया कि सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई अव्यवस्थाओं को ठीक कर रही है। यहाँ क्या हुआ और ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी सड़क पर हो रही है और आपके घर के बाहर हो रही है, तो क्या बताएंगे? ये अभी हमने देखा कि एक गाड़ी वाला आया, उनने यहाँ पर इनको उतारा। ये कहीं से बोल रहे हैं, कहाँ से हैं ये लोग? गुड़ना से। ये यहाँ पर पहुंचे और इनको यहाँ पर उतारा तो अचानक इसकी लेबर पेन स्टार्ट हो गई और यहाँ पर डिलीवरी। हमने हर एक यहाँ की जो तंजीमें हैं, जो चलाती हैं, जो हेल्प करती है लोगों की, हमने सबको कॉल किया कि कोई भी एम्बुलेंस भेजो। हमने यहाँ पर अपने घर की औरतों को भी बुलाया। यहाँ पर भी एक लेडीज आई है बेचारी, उनने भी हेल्प किया। हमारे मोहल्ले की लेडीज आई, उन्होंने हेल्प किया। इसके कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, आपके स्कूलों के, आपके कॉलेजेस के, आपके अस्पतालों की बेहतरी के लिए वो काम करें। आपने आज खुद देखा, ये एक चश्मकुशा वाकया है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को उनके मुंह पर जाकर उनके सामने उनको अपनी औकात दिखा देनी चाहिए और आइंदा के लिए हमें मोहतात होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी कतई तौर पर चुन करके उन ओहदों पर न पहुंचाया जाए जहां बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखें, अपने फायदे की बात करें। काफी अफसोस की बात है जो आज के किश्तवाड़ में हमको देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मेंढर के पठानतिर गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 320 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल रहे। सेना के डॉक्टर्स ने एचडीएस के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर सामान्य चिकित्सा, हड्डी रोग, बाल रोग और स्त्री रोग संबंधी परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई। इस पहल का मकसद दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और सेना और आम जनता के बीच सहयोग को मजबूत करना रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने इस प्रयास के लिए सेना का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का अपनी पूरी पंचायत की पब्लिक की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो इन्होंने दूर दराज इलाका जो हमारी पंचायत पठाना तीर लगभग मेंढर से ये 22-23 किलोमीटर दूर पड़ती है, इसमें इन्होंने हमारे हाई स्कूल पठाना तीर में एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसकी वजह से लोगों में पंचायत के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत हुई है। और यहाँ पर आज लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस मेडिकल कैंप में। यहाँ हर किस्म के डॉक्टर थे जिन्होंने जो जहाँ पेशेंट आए उनको सही तरीके से चेकअप किया और उनको मेडिसिन दी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से कि ये चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे ये अपने इलाके में हो या किसी जगह भी हो, ये जो इंडियन आर्मी का और अवाम का जो तालमेल है ये बहुत अच्छा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह जो हमारे इंडियन आर्मी और सिविल सोसाइटी का जो तालमेल है ये बरकरार रहना चाहिए। और रामबन में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक खारी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त मोहम्मद अलियास खान के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर डीडीसी रामबन के अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद शान, विधायक सज्जाद शाहीन, डीडीसी पार्षद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन ने इस पहल से विकास कार्यों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। पुलवामा के परीचो इलाके में धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारवान इस्लामिक इंटरनेशनल के संस्थापक मौलाना गुलाम रसूल हामी के नशे और कुप्रथाओं को समाज की बड़ी समस्या बताया गया। उन्होंने कहा कि ये बुराइयां समाज को कमजोर कर रही हैं और इन्हें खत्म करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को मिलकर काम करना होगा। मौलाना ने जोर दिया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए। उनका कहना था कि तभी हम एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। कि माशरे को किस तरीके से मजबूत तर किया जाए, उसमें बेरोजगारी से लेके नशा मुक्त समाज तक हर वो शय है जिसकी ज़रूरत है, न सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि एक हिंदू के लिए, एक सिख के लिए, एक ईसाई के लिए। एक मुसलम कायदा जो है इंसानियत का और इंसान किस तरीके से इंसान कहलाए, वो सारी चीज़ें इस जमात में शामिल। रवी के साथ साथ ये जो चीज़ें इस वक्त पनप रही हैं, नशा पनप रहा है, शराब पनप रहा है, मुनश्शात पनप रहा है, इसको खात्मा उसको ख़त्म करने के लिए, इसको कदम और दिलों से मिटाने के लिए, उसकी लतों को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपने स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना है। जैसे हम अवलिया कामिलीन के दरों की तरफ रागिब होते थे, हम ज़ियारतों पे जाते थे, हम ज़िक्र अज़कार करते थे,
ये बेहतर थेरेपी है। और लेके चौखांग विहार मठ के पुनर्निर्माण की आधारशिला परम पावन दलाई लामा ने रखी और इस मौके पर हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसन, कार्यकारी पार्षद, लद्दाख बौद्ध संघ और गोम्पा संघ के सदस्य भी मौजूद रहे। दलाई लामा ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वे 130 साल तक जीवित रहेंगे और इस समय उनकी आयु 90 वर्ष है। लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने इसे क्षेत्र के लिए महान सौभाग्य बताया। देखने में आपको छोटा लगता होगा, लेकिन साइज में ऑलमोस्ट डबल है। तो वो हमने हिज होलीनेस को समझाया और हमने ये कहा कि नया बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले वाला बहुत पुराना हो चुका था, उसमें क्रैक्स आ गए थे और 2-3 बार यहाँ जब फ्लड आए तो पानी अंदर घुस गया था और अंदर से लकड़ी वगैरह वो सड़ गए थे। तो नया बनाना ज़रूरी था और ये हमारे LBA के जनरल काउंसिल का डिसीजन था, तो इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का 7वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को राजौरी पहुंचा। इस जत्थे में 658 यात्री थे, जिसमें ओडिशा, बिहार, झारखंड और दिल्ली से आए हुए यात्री भी शामिल थे। यात्रा का राजौरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दिन रात यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की गई है। कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं जो भरपेट खाना ना खा रहा हो, तो लंगर की व्यवस्था बोलूं या दवाइयों की व्यवस्था करूं, पानी की, साफ सफाई की, सिक्योरिटी की, हर एक चीज में कोई मतलब कोताही नहीं बरती गई है। सब चीजों का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त हमारे राजौरी वासियों के द्वारा किया गया है। और पुंछ में राहुल द्रविड़ क्रिकेट क्लब ने रविवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया। ये रैली NIS क्रिकेट कोच परवेज अहमद मलिक और सैयद तलत वसीम की अगुवाई में की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्लब के पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ये रैली आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। हमने एक तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की, जिसका मकसद है रिगार्डिंग अपकमिंग जो इंडिपेंडेंस डे हमारा आ रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही है जोरों शोर से पूरे मुल्क भर में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह जहां जहां भारतीय लोग हमारे रह रहे हैं वहां पर जो है आज़ादी को, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसी कड़ी में आज राहुल द्रविड़ क्रिकेट क्लब और उनके कोचेस ने और उनके तमाम प्लेयर्स ने जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में एक रैली का इनेकाद किया, जो कि इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स काउंसिल पुंछ। आने वाले वक्त में जितनी भी हमारी जो इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी आने वाली जो प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनको इसी तरीके से हम जो है करते रहेंगे। पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कश्मीर के अलावा कुछ बाहर के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। गुलमर्ग पहुंची महिला पर्यटकों का एक ग्रुप भी इस काम में जुटा हुआ है। ये महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरों और वीडियो के जरिए जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों का प्रचार करने के साथ साथ ये महिलाएं कमेंट्स और पोस्ट के जरिए कश्मीर को लेकर लोगों की गलत धारणाओं को दूर करने की कोशिश करती हैं। इकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम गुलमर्ग में हैं और ये हसीन लोग इस हसीन वादी में आए हैं। यस, बताएं कहाँ से आप? हम मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से आए हैं, कैसा लगा हमको? कैसी एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा, खूबसूरत है। लोग यहाँ के बहुत काइंड है, बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। जो गलत खबर फैलाई जा रही है कि कश्मीर मत जाओ, हालात खराब, ग्राउंड पे आप आए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इवन हम तो कल पहलगाम जाने के लिए है, कल हम पहलगाम जाने वाले हैं और वहाँ पे ही हम एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ। और हम यहाँ पर 3 दिनों से हैं, कश्मीर में हम 3 दिनों से हैं। माशाल्लाह से कुछ भी चीज़ के लिए हमारे को दिक्कत नहीं आई। मैम, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो आके यहाँ अच्छा लगा, लेकिन जो डर रहे हैं उनको आना चाहिए यहाँ पे। तो जब आप वापस जाएंगे, क्या आप सोशल मीडिया पे ये मुहिम चलाएंगे कि कश्मीर? हाँ, ये चलाएंगे, हम सोशल मीडिया में दिखाएंगे, हम अपने मोबाइल में वीडियो वगैरह सब बनाए, उनको दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? कुछ है दिल के अंदर, वो बताएं। ऑफ कोर्स माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सिटी है, स्टेट है, और जो यहाँ पे आने के लिए डर है वो बिल्कुल ना डरे, ज़रूर आए, अपने हॉलीडेज एंजॉय करें। कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत तो यहाँ पे कुछ है ही
ही नहीं। तो मैम आप बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे बाज़ाब्ता मुहिम चलाएंगे और ताकि लोगों को यहाँ राग़िब करेंगे। लोग एक्चुअली मेरा देखकर आते हैं, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, जो ड्रेस पहनती हूँ, तो मैं हर किसी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कश्मीर ज़रूर आए। कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे मुहिम चलाएंगे और लोगों को राग़िब करने के लिए, और कहते हैं कि ज़रूर वो जाएंगे और यहाँ से जाके लोगों को बताएंगे कश्मीर आए, गुलमर्ग आए, और यहाँ कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ के लोग वाकई मेहमान नवाज है और यहाँ के लोग वाकई इनकी हिफाजत करते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। पर्यटन के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प कश्मीर में रोजगार का दूसरा बड़ा जरिया है, जिससे युवा दूर होता जा रहा है क्योंकि मेहनत की सही कीमत नहीं मिलती। राजौरी के थाना मंडी की रहने वाली आशिया खातून कपड़ों पर बेमिसाल चित्रकारी करती हैं, साथ ही वो कश्मीरी टोपी और बैग भी बनाती हैं, लेकिन उन्हें इसकी सही कीमत नहीं मिलती, जिसे लेकर वो सरकार से मदद और योजना बनाने की मांग कर रही हैं ताकि लोग पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़ सकें। राजौरी के थाना मंडी की रहने वाली आसिया खातून, जिन्होंने ये सामान जो है अपने हाथों से बनाया है और 2007 में इन्होंने ये हुनर जो है वो सीखा था और आज तक ये आप देख सकते हैं, ये जो बैग है, ये कैप्स हैं, ये सारा सामान ये खुद तैयार करती हैं और इसके बाद मार्केट में बिक्री करते हैं। आसिया जी क्या कहेंगी, कब आपने ये हुनर सीखा? मैंने बचपन में थोड़ा सा रीडिंग वर्क किया था और 2007 में आईटी की शुरू की, 2007 से 14, 15, 16, 17 करती रही और मेरा सामान बड़ी बाहर के मुल्कों में सेल भी होता थोड़ा बहुत, मगर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई तक। कोई सेंट्रेशन वगैरह या पैसा या लोन, कुछ न कुछ हेल्प होनी चाहिए। हर चीज बनाती हूँ। हाँ, जब भी मैं आईटी को मिला तो सबसे फास्ट मेरा काम है। क्या बनाते हो, क्या करते हो? मीटी वर्क का सारा काम, क्रोशिया का काम पूरा, मशीन का सिलाई, ये साड़ी, लहंगा, चोली, ड्रेस, सब कुछ वगैरह, कैप सब कुछ, ये एप्रन, लॉन्ड्री बैग सब कुछ बनाती, टोपी शोपी, फ्राके, अम्ब्रेला, जो भी होता है, नया ड्रेस। अपने साथी और भी हैं? बिकता है, जितनी मेहनत होती है इतना कहाँ बिकता है। तो आसिया का कहना है कि जितनी ये मेहनत करती हैं इतना सामान इनका बिकता नहीं है, मार्केटिंग कहीं ना कहीं नहीं है और सरकार से ये अपील करती हैं कि मार्केटिंग हो, इनका सामान जो ये अपने हाथों से तैयार करती हैं, मेहनत से तैयार करती हैं, ये सामान ये मार्केट में बिक्री हो ताकि इनको 4 पैसे जो है वो मिलें। इनके हाथों में हुनर है जो पिछले कई सालों से खुद भी ये सामान जो है वो तैयार करती हैं और दूसरी लड़कियों को भी रोजगार देने का काम आसिया खातून पिछले कई सालों से कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खराब मौसम की वजह से एक हफ्ते पहले खत्म हुई अमरनाथ यात्रा, इस बार 4,14,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जारी, राजौरी पहुंचा 7वां जत्था, 458 यात्री जत्थे में शामिल। उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली से आए हैं तीर्थयात्री। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट, सेना के एक अधिकारी पर लगा मारपीट का आरोप, अतिरिक्त कैबिन बैग के लिए शुल्क पर हुआ था विवाद। सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय चंबा दौरा रद्द, मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द। सीएम को मिंजर मेले का करना था समापन, कई विकास योजनाओं का करना था उद्घाटन और शिलान्यास। बिलासपुर जिले के कोटधार क्षेत्र को स्वारघाट से जोड़ने वाला बागछाल पुल के पास पहाड़ी दरकने की घटना, रेलवे द्वारा महिला के लिए बनाई गई सड़क बंद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा युवा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन जम्मू में हो गया। समापन कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे और युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम युवाओं को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे पहलुओं से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रदर्शनी में शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और तकनीकी जैसे विषयों पर केंद्रित स्टॉल्स और गतिविधियां आयोजित की गई। समापन समारोह में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। The winner's trophy is secured by PG Department J. और सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ से एसएमपुरा को जोड़ने वाली सड़क की हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। कुछ ही महीने पहले इस पर तारकोल बिछाकर मरम्मत कार्य कराया गया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि सड़क जगह जगह से टूटी है और गड्ढों में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत कार्य में बेहद घटिया गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि सड़क पर मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डाल दिया गया था, जिससे कुछ ही महीनों में सड़क की सतह उखड़ गई और आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। जनवरी में हाँ जी,
तो अभी लगभग अगर हम बात करें तो 4 से 5 महीने 6 महीने हुए। हाँ 5.5 महीने हुए। तो ये सड़क तो अभी क्या हालत है सर? अभी हालत बहुत ख़राब है जी, जगह जगह से टूट गई है बिल्कुल, और बजरी बाहर आ गई है। क्यों आई? नीचे डाली है मिट्टी, ऊपर डाली थोड़ी थोड़ी बजरी और ब्लैक टॉपिंग कर दिया इन्होंने। इसलिए वो जब हमारे ट्रैक्टर, ट्राली, बसें और ये डिफेंस एरिया हमारा फौजी गड्डियाँ आती हैं, BSF आती है, तो रोड तो चलना है। तो बना भी क्या है कि अभी 4-5 महीने रोड बने हुए नहीं है, तो रोड की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पे गड्ढे हैं और रोड जो है टूट चुका है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट जो है वो होता ही रहता है, तो मतलब कि यहाँ पे किसी की जान का नुकसान है वो भी हो सकता है। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं इस रोड के, तो हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से हमारी विनती है कि जो भी इस रोड का जो ठेकेदार था उस पे सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि इस रोड को मैंने सुना है, जो मेरी नॉलेज में है कि जो भी ठेकेदार रोड को बनाता है 5 साल तक उसकी जो जिम्मेवारी रहती है कि इस रोड को रिपेयर करना, जहाँ रोड टूटे ना। तो 5 साल अगर उसकी जिम्मेवारी है तो डिपार्टमेंट क्या सोया हुआ है? एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में लामा लोबजैंग मेमोरियल प्रथम फुटबॉल प्रीमियर लीग का समापन हुआ और इस प्रतियोगिता में 16 क्लबों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला शेनम स्कारा क्लब और क्लास ऑफ 1990s फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें क्लास ऑफ 1990s ने 1 गोल से जीत दर्ज की। समापन समारोह में हिल काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू भी मौजूद रहे। कार्यकारी पार्षद ताशी नामंग्याल यागजी ने दोनों टीमों को बधाई दी। और लद्दाख में करगिल के उपायुक्त राकेश कुमार के निर्देश पर जांस्कर के उपमंडल मजिस्ट्रेट मोहम्मद हसन ने प्रमुख बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान एसडीएम जांस्कर ने टरबाइन की मरम्मत की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से उन्हें आश्वासन दिया कि पहली टरबाइन जो अचानक आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, अगले 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। उधमपुर जिले के कई हिस्से में रविवार को मध्यम से हल्की बारिश हुई, जिससे कि क्षेत्र में लगातार पड़ रही गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। दोपहर में शुरू हुई बारिश पूरे दिन रुक रुक कर होती रही, जिसमें मौसम ठंडा हो गया और लोगों को राहत मिली। बारिश के इस छोटे से दौर ने न केवल क्षेत्र में ठंडक बना दी, बल्कि एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ। और वहीं दिल्ली के कालकाजी में रक्षाबंधन के पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे और प्यार की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। हिंदू बहनों ने मुस्लिम इमाम और मदरसे के बच्चों को राखी बांधकर रक्षा का वादा लिया। सिरमौर के नेशनल हाईवे 707 पर हेवना के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों को गिरते हुए देखा जा सकता है। भूस्खलन की वजह से कई घंटों तक नेशनल हाईवे पर यातायात जो है वो बाधित रहा। ये देखिए कितना खतरनाक है, ये एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर पर ये पत्थर गिर रहे हैं और ये दूर से दिखने में जितने छोटे लग रहे हैं ना, ये यकीनन पास से काफी इनका बड़ा आकार होता है। और इतना अगर भारी भरकम पत्थर गिरे और किसी के सर पर मान लीजिए गिर जाए या किसी के ऊपर गिर जाए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए हालत क्या होगी। इन पत्थरों के गिरने का मतलब है कि पहाड़ी कमजोर हो रही है, जो कभी भी दरकेगी, लैंडस्लाइड होगा, इसका भी लगातार इस इलाके में खतरा बना रहेगा। बिलासपुर में गोविंद सागर झील पर बने बागछाल पुल के पास पहाड़ी दरकने से महिला गांव की सड़क प्रभावित हुई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से पत्थरों और मलबे को गिरता हुआ देखा जा सकता है। उत्तर भारत में मानसून की मार ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। वाराणसी के 84 घाट गंगा के पानी में डूब चुके हैं। बिहार के नवादा में स्टेडियम तालाब बन गया। शिमला में मलबा हटाते वक्त हादसा होने से 1 की मौत हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटकर गिरने से 8 लोग घायल हो गए और हमीरपुर से यमुना और बेतवा नदियों के उफान ने मोहल्लों और गांवों को डुबो कर रख दिया है। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी हो गया। वाराणसी में हर घंटे गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा। सभी 84 घाट पानी में डूब गए।
गंगा की सहायक वरुणा नदी का पानी बढ़ने से 12 वार्ड बाढ़ के पानी में डूब गए। बिहार के नवादा जिले का एकमात्र स्टेडियम तालाब बन गया। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला से बेहद डरावनी तस्वीर आई। मलबा साफ कर रही जेसीबी मशीन अचानक से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हेलंग इलाके में बन रहे बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने हर तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का रौद्र रूप अब हाहाकार मचा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों के उफान से शहर के कई मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गाड़ियों से गुलजार रहने वाली गलियों में अब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं। हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोग जो अभी हैं वो घरों में फंसे हुए हैं और अब किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं बाढ़ ने घर छीन लिए तो कहीं मलबे ने जिंदगी निगल ली। फिलहाल ये आफत की बारिश थमती नजर नहीं आ रही। हॉर्सबर्ड